गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारी जो है हिंदी ग्रामर चल रही है ना। हिंदी ग्रामर में जो है मैंने आपको चैप्टर 7 कराया था। लास्ट चैप्टर था हमारा संज्ञा तथा संज्ञा के विकार। इसमें मैंने आपको लिंग समझाया है कि लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द के जो है जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। वचन मैंने आपको समझाया कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको कारक समझाया कि जब हम अपना कोई सेंटेंस बनाते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें जो का, के, की, में, पर, से के द्वारा जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। क्लियर बेटा। आज जो है हमारा ये चैप्टर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा इसमें पत्र लेखन कि पत्र लेखन क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे अपनी बात को अलग अलग शैलियों में कहना या अलग अलग तरीके से कहना भी जो है वो एक कला होती है। इस कला को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाया जाता है, यानी कि अनेकों तरीके अपनाए जाते हैं। पत्र, निबंध लेखन पूर्व प्रचलित गतिविधियां हैं, यानी कि पहले से ही चली आ रही है। आज पत्र की जगह किसने ले लिए? ईमेल ने। और निबंध की जगह अनुच्छेद हो गया है, क्योंकि निबंध काफी बड़े होते हैं तो अनुच्छेद छोटा होता है, यानी कि अपनी बात को संक्षेप में कहना। संवाद लेखन हो गया है, एक दूसरे से बातचीत करना। कहानी लेखन हो गया है। तो ये सब बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन आज जो है हम जानेंगे पत्र के बारे में कि पत्र किसे कहते हैं। देखिए पत्र जो है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र को समझते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, यानी कि जिनको हम अच्छे से नहीं जानते हैं। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि हमें कोई सूचना देनी है, कोई काम करवाना है तो उसको अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत आवेदन पत्र, यानी कि किसी को आवेदन करना, शिकायत करना, जैसे गली मोहल्ले में जो है आपकी गंदगी रहती है, लाइट नहीं आती है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है तो संपादक के नाम पत्र, जैसे किसी को जो है हमें पुस्तक वगैरह मंगानी है। व्यावसायिक पत्र या हमें किसी को जो है व्यवसायिक से संबंधित पत्र जो है लिखना होता है तो स्वीकृति पत्र आदि आते हैं। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं बेटा। औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो है हमारे ये सब आते हैं, है ना। अब आता है बेटा हमारा अनौपचारिक पत्र कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा संबंध होता है, यानी कि जो हमारे अपने परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी। जब हम उनको पत्र लिखते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। प्रेषक का पता, यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं पहले हम उसका पता लिखते हैं। लिखने की तिथि, यानी कि जिस तारीख को हम भेज रहे हैं वो तिथि लिखते हैं। फिर संबोधन या अभिवादन, यानी कि हम उसे संबोधन करके या अभिवादन करके कहते हैं नमस्ते चाचा जी, नमस्ते या मामा जी नमस्ते, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आता है मुख्य विषय, यानी कि हमें उनसे क्या बात करनी है। फिर समापन आता है, जैसे हम लास्ट में कहते हैं अच्छा मैं पत्र बंद करती हूँ या पत्र जो है बंद करता हूँ, अब मैंने अपनी बात जो कहनी थी वो कह दी है तो सभी जो है खुश रहना। इस तरह से जब हम लास्ट में बात करते हैं। फिर प्रेषक का नाम, यानी कि जो पत्र लिख रहा है तो जो है उसका जो है आपको नाम लिखना है। क्लियर। जैसे हम कहते हैं आपका प्यारा, अपना नाम लिख करके कहते हैं। अब है पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता तथा तिथि पत्र में ऊपर बाई ओर लिखनी चाहिए, यानी कि जब हम पत्र किसी को लिखते हैं तो उसका नाम, पता और तारीख जो है हमें बाई ओर लिखनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड। क्लियर। उसके बाद संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। अभी जैसे यहाँ आया है ना, संबोधन और अभिवादन, नमस्ते या जो भी कुछ हम लिखते हैं। फिर पत्र का मुख्य विषय स्पष्ट रूप से छोटे अनुच्छेदों में सरल और सुबोध रूप से लिखना चाहिए, यानी कि जो भी हम बात उनसे कहना चाहते हैं तो उसे जो है हमें लंबी ना कर करके छोटे छोटे पार्ट में जो है छोटे छोटे अनुवादों में उसको आसान जो है भाषा में लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को वो चीजें हमारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं। फिर है पत्र के मुख्य विषय के बाद तथा पत्र को समाप्त करने से पहले कुछ औपचारिक वाक्य लिखने चाहिए, जैसे प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा में से धन्यवाद। जैसे हम पत्र अपना लास्ट में जब लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर, यानी कि आपके पत्र के जवाब जो है प्रतीक्षा में, मतलब मैं आपके पत्र का इंतजार करूंगा या करूंगी, फिर बाद में हम उसको धन्यवाद लिखते हैं। क्लियर। अब आता है बेटा हमारा
यानी कि पत्र लेखन। अब देखते हैं, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है इसमें कि जो है पत्र हमें, इसके बाद पत्र लेखन समापन सूचक शब्दों में जैसे आपका पुत्र, भविद्य आदि लिखना जो है जरूरी होता है, इसको भी हम लिखते हैं। फिर पत्र के अंत में पत्र लेखक अपना नाम लिखता है, यानी कि जो पत्र लिखने वाला होता है, अभी मैंने आपको उधर भी बताया, तो वो लास्ट में अपना नाम लिखता है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, ये तो था औपचारिक, और अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाला संबोधन, अभिवादन तथा स्वनिर्देश, यानी कि बड़ों के लिए क्या लिखते हैं हम, संबोधन जैसे पूज्य, आदरणीय, पूजनीय मामा जी, श्रद्धेय आदि, और अभिवादन जैसे सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार आदि। और स्वनिर्देश क्या होते हैं, लास्ट में लिखते हैं आपका पुत्र या आपकी पुत्री, आपका पोता, नाना या भतीजा भतीजी, जो भी है XYZ, तो हम लास्ट में ये सब लिखते हैं। फिर बराबर वालों या छोटों के लिए क्या लिखते हैं, उसे तो हम प्रिय या चिरंजीव या प्यारा कह के लिखते हैं। संबोधन क्या करते हैं हम उसको, प्रिय मित्र या प्रिय भाई, प्यारे, चिरंजीव, आयुष्मान, आयुष्मती आदि, यानी कि जो अपने बराबर के हैं। लेकिन आयुष्मान, आयुष्मती जो है ना, ये हम ब्लेसिंग के तौर पर लिखते हैं बेटा। अभिवादन कैसे करते हैं, जैसे नमस्ते, मधुर स्मृतियाँ, खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, शुभ आशीष, स्नेह, प्यार आदि। और स्वनिर्देश में क्या लिखते हैं, आपका शुभ चिंतक, आपका अपना हितैषी, आपका शुभाकांक्षी, है ना, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा शुभेच्छु आदि, ये सब हम बाद में लिखते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाला संबोधन यानी कि अभिवादन क्या होता है, जैसे संबोधन महोदय, मान्यवर, श्रीमान, श्रीयुक्त, सुश्री आदि, है ना। जैसे महोदय है ना, सविनय निवेदन यह है कि इस तरह से जब हम स्टार्ट करते हैं। अभिवादन में ऐसे पत्रों में अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर। अब है स्वनिर्देश यानी कि भविद्य, भविद्या ये लड़कों के लिए है और भविद्या लड़कियों के लिए, ये हम लास्ट में लिखते हैं। निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी, है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, है ना। जैसे हम स्कूल में अपने प्रिंसिपल सर के लिए पत्र लिखते हैं, कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो हम ये सब उसमें लिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र अब हम यहां से समझेंगे बेटा। जैसे यह है अपनी कक्षा का अनुभाग, अनुभाग होता है बेटा सेक्शन, यानी कि जैसे ABC आपके सेक्शन है, बदलने की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। क्लियर। अब बेटा इसमें जैसे यहाँ प्रधानाचार्य, ये एड्रेस मैंने यहाँ से कट कर दिया है, अब एड्रेस आप यहाँ से लिखेंगे। ये औपचारिक पत्र है, आपको ऐसे ही लिखना है। ये अनुभाग मैंने यहाँ लिखा है, तो कभी आप समझ ना पाए इसको। चलिए, प्रधानाचार्य जी, SDA मिशन स्कूल हापुड़ उत्तर प्रदेश। क्लियर। फिर दिनांक जिस दिन की जो है हम इसको जो है लिखेंगे, वहाँ अब आपको अपनी डेट लिखिए, ये मैंने अपनी डेट लिखी है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, आगे हम कैसे लिखेंगे इसको। जैसे विषय क्या है हमारा, कक्षा का अनुभाग या सेक्शन बदलने हेतु आवेदन। किसको करना है, अपने प्रिंसिपल सर को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, महोदय, उधर हमने प्रधानाचार्य जी लिखा है, यहाँ लिखेंगे महोदय। यहाँ से लाइन छोड़ देंगे हम, ये लाइन हम पूरी छोड़ देंगे ऊपर वाली, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ महोदय लिखा हुआ है, तो महोदय आता है बेटा। जैसे नीतू मैम है, प्रिंसिपल का आप जो है संबोधित करते हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके लिए। तो मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ या छात्र हूँ, मैंने दोनों लिखा है। गर्ल्स जो है वो छात्रा लिखेंगी और बॉयज छात्र लिखेंगे। अपने अनुभाग में संस्कृत विषय को कि मैं एकमात्र छात्रा हूँ, जिसके कारण मुझे संस्कृत की क्लास लेने के लिए दूसरे अनुभाग में प्रतिदिन जाना पड़ता है, यानी कि दूसरे सेक्शन में प्रतिदिन जाना पड़ता है। वो कहना चाह रही है कि मैं अपनी पूरी क्लास में एक अकेली ही ऐसी लड़की हूँ जिसके पास संस्कृत है, और जब मेरी क्लास होती है तो मुझे दूसरी क्लास में इसके लिए जाना पड़ता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे अनुभाग बदलने की अनुमति प्रदान करें, कि जिससे कि मैं जो है अपना ये सेक्शन बदल करके उसी सेक्शन में चली जाऊं। आपकी अति कृपा होगी। क्लियर। बात बिल्कुल बहुत छोटे सरल वाक्यों में कही गई है। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये गर्ल्स के लिए है, आपका आज्ञाकारी शिष्य ये बॉयज के लिए है। फिर बेटा यहाँ लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। क्लियर। और ये कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा एक पत्र हो गया है ना। फिर हमारा दूसरा पत्र,
चलिए दूसरा पत्र देख लेते हैं हम अपना। अब ये है हमारा औपचारिक पत्र, ये नंबर 2 है बेटा, औपचारिक पत्र। अब ये किस लिए है? देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो है आपका मित्र प्रथम आया है तो उसको आपको बधाई पत्र देना है। अब यहाँ आप इसको ध्यान से समझिए, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है। यहाँ आपको अपने मित्र का पता लिखना है, यानी कि जिस मित्र को भी आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस लिखना है। ये नहीं लिखना है कभी आप ये लिख दो कि मित्र का पता लिखना है, नहीं, अपने मित्र का जो है पता लिखना है। जैसे आपने मित्र का, आपका मित्र दिल्ली में रहता है या गाजियाबाद में रहता है, ऊपर उसका नाम लिखेंगे, फिर नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आप डेट डालेंगे। क्लियर? अब ये प्रिय मित्र सौरभ, यहाँ जो है दूसरे का एड्रेस लिखा हुआ है, अपने मित्र का नाम लिखना। आप जिसको पत्र लिख रहे हैं तो आपको यहाँ उसका नाम लिखना है। अब देखिए, नमस्ते, मुझे अभी अभी सुदीप, यहाँ भी अपने मित्र का उसी का ही नाम लिखेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, ने फोन कर बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से कोटि कोटि बधाई, यानी कि अपने मित्र को बधाई दे रहे हैं। अब है प्रिय मित्र, इस समाचार को सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा, गर्ल्स लिखेंगी उठी। मैं तुम्हारी योग्यता को जानता हूं या जानती हूं, तुमने मेहनत से यह सफलता प्राप्त की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि वे तुम्हें जीवन में हमेशा या सदा सफलता देते रहें। क्लियर? अब ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। चाचा जी और चाची जी को मेरा कोटि प्रणाम। अंकल आंटी भी कह सकते हैं, मामा मामी भी कह सकते हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ उनको संबोधित करते हुए बाद में लिखेंगे कोटि प्रणाम। फिर है तुम्हारा या तुम्हारी मित्र, यहाँ ए बे से की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। क्लियर? अब ये दोनों पत्र आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं बेटा। इसके बाद जो है आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद में आपको जो है दिखा देती हूँ बेटा। अनुच्छेद भी आपको जो है अपनी नोटबुक में ही करने हैं। ये है बेटा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को भी हम समझ लेते हैं, है ना। अनुच्छेद लेखन अभिव्यक्ति के प्रमुख साधनों में से एक है। इससे विचारों की अभिव्यक्ति सहज व स्वाभाविक रूप में होती है। लेखक के विचारों को विस्तार देना, विषय को सजीव चित्रित करना अनुच्छेद लेखन की विशेषता है। कैसे? जैसे देखिए, हमें अनुच्छेद लिखते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, यानी कि जो हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं उसको हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, कम शब्दों में ही अपनी बात को रखना चाहिए। विचारों को सहज, सरल व क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि जो हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो हमारी भाषा जो है सरल होनी चाहिए और सेंटेंस जो है हमारे एक सार होने चाहिए, यानी कि क्रम में होने चाहिए। यानी कि हमें जो बात पहले कहनी थी वो हम बाद में कह रहे हैं और जो बाद में कहनी थी वो हम पहले कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विशेषण प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि अनावश्यक यानी कि फालतू बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा विषय के अनुरूप और प्रवाह युक्त हो, यानी कि जो आप विषय ले रहे हैं भाषा जो है आपकी उसी के ही अनुसार होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे पुस्तक का महत्व यहाँ दिया हुआ है तो आप केवल पुस्तक के बारे में ही बताएंगे, पुस्तकालय का महत्व तो आप यहाँ पुस्तकालय के बारे में ही बताएंगे। पुस्तकालय का इंग्लिश में अर्थ होता है बेटा लाइब्रेरी, है ना। यह लेखक के विचारों को पाठक के मन मस्तिष्क पर छा जाने वाली हो, यानी कि जो आप अपनी बात कह रहे हैं तो जो है वो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, प्रवाहयुक्त होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको आपको क्लियर कहना है। जैसे पुस्तकालय का महत्व, अब हम यहाँ से समझते हैं पुस्तकालय शब्द का अर्थ। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि क्या होता है। पुस्तकों का आलय, यानी कि जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, अर्थात भंडार कह लो, जहाँ जैसे अन्न रखा जाता है तो उसको हम भंडार घर बोलते हैं। अब है आज के तकनीकी युग में भी पुस्तकों का अपना महत्व है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पुस्तकें ज्ञान विज्ञान की असीम सामग्री उपलब्ध कराती हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनसे बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। विद्यालय का पुस्तकालय तो विद्यालय की आत्मा के समान है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें वहाँ तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं, तो हमें जो है महंगी पुस्तकें खरीदने से बच जाते हैं
और पुस्तकालय में जो है कुछ ही शुल्क देकर हमें वो पुस्तकें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। पुस्तकालय गरीब लोगों या छात्रों के लिए भाग्य विधाता है, यानी कि जो छात्र महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते उसके लिए पुस्तकालय भगवान के वरदान के समान है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत कम चार्ज में हमें वो पुस्तकें पुस्तकालय से यानी कि लाइब्रेरी से उपलब्ध हो जाती हैं। युवा प्रतिभाओं को विकसित करने में पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। सब पढ़ें सब बढ़ें के मंत्र को पुस्तकालय सार्थक करता है। हमें पुस्तकालयों के रखरखाव का समुचित प्रबंध करना चाहिए। हर नगर हर गांव में पुस्तकालय खोलने की आवश्यकता है। पुस्तकालयों को खोलने के लिए सरकार को भी कुछ पहल करनी पड़ेगी। इस दिशा में गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे सकती हैं, तभी हिंदुस्तान बढ़ सकेगा और जो है विश्व में आगे बढ़ेगा। तो बेटा कहने का तात्पर्य है कि पुस्तकालय ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम सबको आसानी से जो है पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। कुछ पुस्तकालय वैसे चार्ज भी लेते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकालय ऐसे हैं जो चार्ज नहीं लेते हैं, तो हमें आसानी से फ्री में जो है वहां से पुस्तकें मिल जाती हैं, जिससे हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बेटा, सेकंड हमारा समय का सदुपयोग, यानी कि हमें अपने समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। पहले देखते हैं कि समय बड़ा बलवान है, ये हम सब बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपना एक एक पल जो है वो अच्छे कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। बीता समय कभी वापस नहीं आता है ना। समय के एक क्षण को करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में भी नहीं खरीदा जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम कहते हैं ना कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब खेत में अनाज उग रहा था, जब तो जो है किसान ने ध्यान नहीं दिया है ना, और जब चिड़िया अनाज सारा चुग गई है तो अब क्या, अब तो खेत में कुछ भी नहीं है। तो सेम वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, यानी कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने समय को फालतू में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। चलिए अब देखते हैं, इसलिए हाथ में आए समय का सदुपयोग किया जाना अनिवार्य है। हम 3 प्रकार से समय बिता सकते हैं। कैसे? पहला, इधर उधर की बातें करते हैं और किसी की निंदा यानी कि बुराई या चुगली करने में, जिससे समय की व्यर्थ बर्बादी कहा जाता है। ऐसा अक्सर होता है बेटा। दूसरे, मित्रों के साथ घूम फिर कर मौज मस्ती करने में। और तीसरा, समय का हर पल कुछ न कुछ सीखने में या ज्ञान अर्जन करने में। देखो, जो लोग यहाँ तक करते हैं अपना समय बर्बाद, उनको तो कुछ हाथ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका सारा समय बेकार चला जाता है। और यदि अपने समय को कुछ व्यक्ति कुछ ज्ञान सीखने में जो है बिताते हैं, तो बेटा वो अपने समय का सही उपयोग करते हैं। अब है, हमें सदैव समय का सही उपयोग करना चाहिए। आज समय का सही उपयोग करना ही हमारे आज और कल यानी कि हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारी सहायता करेगा। संत कवि कबीरदास जी ने कहा है, क्या कहा है भाई कबीरदास जी ने? देखो बहुत अच्छा दोहा उन्होंने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ इस श्लोक को कहने का क्या तात्पर्य है? कवि कह रहा है कि हमें जो है अपना कार्य आज यानी कि कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, हमें अपना आज का कार्य आज ही करना चाहिए और अभी से ही जो है शुरुआत कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है, हम बीमार हो जाए या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या कहीं हमें अचानक से जाना पड़ जाए, तो हमारा फिर वो काम छूट जाएगा, है ना। तो फिर हमें दूसरा वर्क मिल जाएगा, तो वो जो है हमारा पेंडिंग में चला जाएगा, तो हमारा कार्य और अधिक बढ़ जाएगा। अब ज्यादा कार्य को देखकर क्या होता है, हम कहते हैं अरे बहुत सारा काम हो गया, आज नहीं तो कल करेंगे। तो ऐसे कल कल करते हुए वो कभी नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? आप जो है ये दोनों अनुच्छेद करेंगे, दोनों लेटर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बाकायदा डेट डालेंगे और टॉपिक का नाम भी लिखेंगे कि आप कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। पत्र कर रहे हैं तो औपचारिक लिखेंगे, अनौपचारिक लिखेंगे। अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं तो जो है पुस्तकालय का लिखेंगे और फिर समय का महत्व अलग अलग पेज पर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।